गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं डॉक्टर सुंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और इन्वर्टिब्रेट्स के उत्सर्जन की कड़ी में अगले एनिमल में उत्सर्जन की अपन बात करेंगे। तो इन्वर्टिब्रेट में उत्सर्जन की क्रिया को अपन एक्सक्रीशन को देख रहे थे, पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। तो उसी क्रम में साइकन में उत्सर्जन की बात करेंगे और इसके बाद में धीरे धीरे एक एक एनिमल की एक्सक्रीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पोरीफेरा में साइकन में पोरीफेरा आता है। तो पोरीफेरा में साइकन समुद्री जलवासी जंतु है और इसका संगठन स्तर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डबल लेयर्ड वाला होता है एवं इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और ये सभी ट्यूब्स जल के संपर्क में रहती हैं और जिनमें इसे जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है और जो वेस्टिजियल पदार्थ हैं जैसे अमोनिया के रूप में विसरण की क्रिया के द्वारा बाहर त्याग दी जाती हैं। तो ये एक सिंपल सा साइकन में उत्सर्जन का प्रोसेस है। मैंने ये जो नोट्स तैयार किए हैं उनमें ये स्पष्ट बात है कि कैनाल सिस्टम के द्वारा ही ये साइकन उत्सर्जन की क्रिया संपन्न करता है, यानी इसमें कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ओबिलिया आता है। ओबिलिया में अगर अपन एक्सक्रीशन की चर्चा करेंगे तो यह सिलेंट्रेटा का एक सदस्य है, जो ये भी डबल लेयर्ड है प्राणी होता है और समुद्र में निवास करता है। इसकी सिलेंट्रॉन गुहा में जल निरंतर प्रवेश करता रहता है और भीतर की जो एंडोडर्म के संपर्क में बना रहता है। चूँकि ओबिलिया अमोनोटैलिक प्राणी है, अतः उपापचय उत्पाद के रूप में अमोनिया सामान्य सतह से विसरण द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये दोनों ही व्यवस्थाएं दोनों साथ साथ पाई जाती हैं। तो अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो नॉर्मल सरफेस से डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाता है। फैस्यूला एवं टीनिया, नेक्स्ट पर बात करेंगे फैस्यूला एवं टीनिया। फैस्यूला और टीनिया में उत्सर्जन उपसंग प्लेटी एल्मिंथीज के सभी उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडियन यानी आदि वृक्कक कहते हैं। इनमें ज्वाला सेल्स उत्सर्जी वाहिनियों के जल द्वारा निर्मित होती हैं। यानी ये अपन कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है इनकी फैस्यूला और टीनिया की, उनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं और इनके माध्यम से इसमें उत्सर्जन होता है, यानी कि एक विशेषीकृत अंग का एक रूप धारण हो गया ये। और प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं और इनमें ज्वाला सेल्स उत्सर्जी वाहिनियों के रूप में जल द्वारा निर्मित होती हैं। तो पहला फैस्यूला में अगर बात करेंगे उत्सर्जन की तो इनमें परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन की हमने बात करी थी। ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रक्रिया है, परासरण नियमन की जो व्यवस्था है और उत्सर्जन की क्रिया दोनों में प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया यानी नेफ्रिडिया कई तरह के हैं, 3 तरह के मान लो, मेटानेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया और दूसरे तरह के नेफ्रिडिया भी मिलते हैं जिनमें जालनुमा फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। विशेष आपको इस पे फ्लेम सेल्स पे ध्यान देना है कि ये फ्लेम सेल्स जो है आपको परीक्षा में लिखना है। फ्लेम सेल्स के माध्यम से जो एक्सक्रीटरी डक्ट के जटिल जाल द्वारा जुड़ करके उत्सर्जी तंत्र बनाती हैं। चूँकि यह भीड़ की आंत्र में अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट है, इसलिए इंटेस्टाइन और स्वयं के शरीर के बीच फ्लेम सेल द्वारा परासरण दाब नियमन
किया जाता है। यानी ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया जो होती है वो की जाती है, तो प्राशन दाब नियमन इसमें संपन्न होता है। तो नेक्स्ट की चर्चा करेंगे फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या होती है? फ्लेम सेल की जब बात करेंगे हम, तो फ्लेम सेल जो होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट सेल हैं जो कि इन जंतुओं में फैसियोला और टीनिया वाली स्थिति में होती हैं। तो प्राणी की पूरी देह में बिखरी हुई मीसेनकाइम सेल्स में निर्मित शाखायुक्त कोशिकीय व्यवस्था हो जाती है। यानी फ्लेम का यहाँ जो सेंस नज़र आ रहा है वो शाखाओं के रूप में एक सेल्स होती हैं, एक व्यवस्था है। इनमें से स्यूडोपोडियल प्रोसेस शरीर के टिश्यू में फैले रहते हैं और एक बल्ब के समान अनियमित आकार की संरचना निर्मित होती है जिसको फ्लेम बल्ब कहते हैं। तो एक बल्ब का रूप धारण कर लेती हैं, उसमें से फ्लेम जैसी निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें एक बड़ा केंद्रक क्या होता है, इसमें एक बड़ा केंद्रक भी पाया जाता है। तो उस बड़े केंद्रक के रूप में भी अपन देखें तो और सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग भी इसमें होते हैं। इनके बीच के स्थान को गुहिका या अवकाशिका कहते हैं। इनके बीच के स्थान को गुहिका या अवकाशिका भी कहते हैं, जिसमें फ्लैजिला लंबाई में लटकी अवस्था में पाए जाते हैं। प्रत्येक फ्लैजिला आधारी कणिका से जुड़े रहते हैं। जीवित अवस्था में ये फ्लैजिला एक के लौ की भांति, आग के लौ, अग्नि के लौ की भांति ये दहकते हुए महसूस होते हैं और इसलिए इन्हें फ्लेम सेल कहते हैं। इनमें खाली स्थान एक सक्रिय कैपिलर सेल में से बढ़कर के नलिका में खुलता है। किसमें खुलता है? कैपिलरी सेल्स की बात यहाँ होती है। और ये उत्सर्जी वाहिकाएं शरीर के आगे वाले भाग में 4 महावाहिकाओं में खुलती हैं, जिनमें से 2 डोर्सल और 2 वेंट्रल होती हैं। और ये चारों महावाहिकाएं मिलकर के एक मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिनी का भी निर्माण करती हैं। यानी मीडिएटरी जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी वाहिनी या डक्ट का निर्माण करती हैं, जो आखिरी भाग तक जाकर के उत्सर्जी छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर इसमें मिलती है। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये सामान्य सतह से भी नहीं होता, सामान्य तरीके से नहीं है, लेकिन इसमें स्पेशल एक ऑर्गन्स का नाम दे दिया है जिसको फ्लेम सेल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, तो इसमें उत्सर्जन की जो क्रियाविधि है, उत्सर्जन की क्रियाविधि की जहाँ चर्चा करेंगे अपन, तो क्रियाविधि मीन्स क्या होता है? क्रियाविधि मीन्स होता है मैकेनिज्म, यानी कि वास्तव में उत्सर्जन की क्रियाविधि, कार्य की और क्रियाविधि, इसकी जो फिजियोलॉजी है और मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। तो प्राणी में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अमोनिया गैस है, CO2 है, बसीय अम्ल है और शरीर के सभी भाग में मीसेनकाइम में आ जाते हैं। ये कहाँ आ जाते हैं? मीसेनकाइम में ये सारे के सारे वेस्टिजियल पदार्थ हैं वो मीसेनकाइम सेल में आ जाते हैं और मीसेनकाइम सेल के बीच बीच में फ्लेम सेल धसी रहती हैं। इनके बीच में अपन बात करें तो फ्लेम सेल इनमें धसी रहती हैं। किसमें? मीसेनकाइम में ये फ्लेम सेल धसी रहती हैं, जिनकी ल्यूनर में इन उत्सर्जित पदार्थों को भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि उत्सर्जित सिलिया, उसमें सिलिया भी हैं, लगातार गति करते रहते हैं और इन उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी वाहिकाओं से होते हुए अंत में उत्सर्जी छिद्रों द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो लास्ट में जो एक्सक्रीटरी पोर है, जिसको उत्सर्जी छिद्र के नाम से जाना गया है, उसके द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है और इनमें क्षारीय
फॉस्फेटेज नामक एंजाइम चयनात्मक स्थानांतरण का कार्य करता है, चयनात्मक स्थानांतरण का कार्य करता है और यह तंत्र उत्सर्जन और परासरण नियम दोनों का कार्य करता है। तो ये दोनों का कार्य करने की स्थिति में है ये जो हमने अभी आपको बताया। तो उत्सर्जी पदार्थ, इसको अपन रेखीय डायग्राम से अगर देखें, रेखीय तरीके से इसको दर्शाने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो उसमें मीसेनकाइम में जाएगा, फ्लेम सेल्स में एंटर करेगा जो धसी हुई रहती हैं, और फिर कैपिलरीज में जाएगा, महा कैपिलरीज में जाएगा और मुख्य मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य वाहिकाओं में जाएगा और उत्सर्जी छिद्र से बाहर हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है फ्लेम सेल की, ये जो रेखीय एक चित्रांकन किया गया है, इसको भी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट जो जंतु है वो टीनिया सोलियम का उत्सर्जन। टीनिया सोलियम में कैसे होगा? तो इसमें लिवर फ्लू की तरह, टीनिया सोलियम की तरह यह भी एक अंत्य परजीवी है जिसमें फीता कृमि कहते हैं इसको, क्योंकि बहुत लंबा और फीते की तरह होता है और इसका उत्सर्जन तंत्र 2 भागों में बटा होता है। इसमें भी फ्लेम सेल्स और उत्सर्जी नाल होती हैं, फ्लेम सेल्स और उत्सर्जी नाल के रूप में ये मिलता है। तो फ्लेम सेल की बात करेंगे तो अनियमित आकार की पेरेन्काइम सेल से रूपांतरित सेल्स ज्वाला सेल्स कहलाती हैं, यानी फ्लेम सेल्स कहलाती हैं। यानी कि इनका आकार जो होता है वो अनियमित होता है, यानी इसमें कोई फिक्स साइज या टाइप या स्टाइल की नहीं होती। पेरेन्काइमल सेल से ये एक तरह से रूपांतरित सेल हैं। इनमें भी कूटपादीय प्रवर्ध पाए जाते हैं। स्यूडोपोडियल जो प्रोसेस हैं, जो आउटग्रोथ है, कूटपादीय जो आउटग्रोथ प्रवर्ध कहते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रोबिला के प्रत्येक प्रोग्लोटिड की आंतरिक पेरेन्काइमा में फैले रहते हैं। प्रोग्लोटिड एक भाग है, पार्ट है उसका टीनिया सोलियम का। तो स्ट्रोबिला के प्रत्येक प्रोग्लोटिड की आंतरिक पेरेन्काइमा में फैले रहते हैं और ये पतली सेल्स उत्सर्जी नलिकाओं द्वारा सेकेंडरी कैनाल से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? ये अपनी सेकेंडरी कैनाल से ये जुड़ती है। तो यह द्वितीयक नाल प्रत्येक खंड में एक होती है और यह द्वितीयक नाल दोनों के दोनों पार्श्व जो व्यवस्था पार्श्वों पर उपस्थित एक जोड़ी लंबवत अधर उत्सर्जी नाल को परस्पर जोड़ती है। एक जोड़ी जो लंबवत वेंट्रल जो एक्सक्रीटरी कैनाल है उसको जोड़ती है, वेंट्रल नीचे की साइड में होती है ये। तो इनमें एक पृष्ठीय नालें और दूसरी अधरीय होती है। पृष्ठीय माने डोर्सल और अधरीय माने वेंट्रल। तो डोर्सल कैनाल और दूसरी कौन सी है? वेंट्रल कैनाल होती है। इसमें से दोनों पृष्ठीय नालें कुछ देह खंड तक की पाई जाती हैं और दोनों बाद में विलुप्त हो जाती हैं, जबकि वेंट्रल कैनाल अंतिम खंड तक फैली रहती है और यह अधरीय नालें अंतिम भाग में एक अनुप्रस्थ नाल द्वारा जुड़ती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स एक कैनाल द्वारा जुड़ती हैं। और स्कोलेक्स वाले भाग में, आगे का जो टॉप भाग है इसका फीता कृमि का, स्कोलेक्स वाले भाग में उत्सर्जी नाल ब्रक जालक यानी एक तरह से इसको अपन जालक के रूप में मान के चलते हैं, ब्रक जालक द्वारा आपस में जुड़ती हैं और उत्सर्जी नालें भीतर के क्यूटिकल स्तर की बनी होती हैं। तो एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर इसकी आपके सामने है। तो इन वेंट्रल उत्सर्जी नालों में कई द्वितीयक नाल आकर के जुड़ती हैं जो ज्वाला सेल्स से आने वाली सेल से मिलकर के बनी होती हैं और अंत में ये सभी अधरीय उत्सर्जी नाल यानी वेंट्रल जो एक्सक्रीटरी कैनाल है कि पुच्छ आशय कॉर्डल
वेसिकल्स का निर्माण करती हैं जो कि उत्सर्जित छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर के रूप में जाना गया है कि बाहर ये खुलता है। तो हमने ये देखा कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थाएं ये मिलती हैं। तो हमने कुछ इन्वर्टिब्रेट जंतुओं का उदाहरण लेते हुए ये बात स्पष्ट की कि ये जो उत्सर्जन की क्रिया है या तो स्पेसिफिक हो सकती है या सामान्य तरह से भी हो सकती है, और कुछ में ये कुछ विशेषीकृत अंगों को लिए हुए ये होती है, और इनकी जो क्रियाविधि है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो सामान्य एनिमल्स में पूरी होती है। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो हायर एनिमल हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में जो हायर एनिमल हैं, उनकी भी चर्चा हम साथ में करेंगे और उसमें भी उत्सर्जन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।